Hello friends, welcome back to the Hindu Analysis. I am Ritesh and I'll take you through today's news, important stories and the background from our examinations perspective. So let's get started. Okay, this is the storyboard. We'll talk about 8 important updates. On the front page you will see industry seeks clarity on space policy. एक तो ना द हिंदू वालों को डेफिनेटली हेडलाइन चुनने वाला व्यक्ति बदल देना चाहिए. ठीक है, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडियन स्पेस एजेंसी. विल टॉक अबाउट दिस. OneWeb likely to use ISRO platforms for 2022 launches, again related to space. The first 2 updates related to science and technology. Then Supreme Court says that National Green Tribunal need not wait for Godot to save environment. Okay, a very important update and we will understand the background of National Green Tribunal too. India invited to become full-time IEA member. Again a very important update. इंडिया चाइना कमांडर टॉक्स एंड इन इम्पास. तो ये मैंने आपको कल बता दिया था, बट जस्ट टू प्रोवाइड यू अ क्लोजर. ठीक है, मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंटरनेशनल स्फेयर. विल टॉक अबाउट दिस. नोबेल फॉर रिसर्च ऑन वेजेस एंड जॉब्स. सो दिस प्रोवाइड्स क्लोजर टू द नोबेल स्टोरी. एक इकोनॉमिक्स का नोबेल बचा था, उसके बारे में भी आज बात कर लेंगे. एंड अडानी ग्रुप टाइटन्स कार्गो मूवमेंट. तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट. विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. इंडस्ट्री सीक्स क्लैरिटी ऑन स्पेस पॉलिसी. देखो व्हाट इज द न्यूज अबाउट. सबसे पहले न्यूज के बारे में देखते हैं. वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट टोल्ड पीएम मोदी दैट फॉर द स्पेस इंडस्ट्री टू ग्रो द गवर्नमेंट शुड हेल्प स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस एज वेल एज मूव फास्टर ऑन फाइनलाइजिंग इट्स स्पेस पॉलिसी. पहले पैराग्राफ से मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं, बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम. The industry leaders were speaking at the inauguration of Indian Space Association. यहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनता है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इनॉग्रेशन हुआ है. तो आपको क्या एक्सप्लोर करना है कि यार ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या चीज़ है. ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेस सेक्टर विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बॉडीज अक्रॉस द बोर्ड. तो मुझे इससे क्या पता चलता है, ये एक बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट प्लेयर्स भी है और स्पेस से जुड़ा हुआ है. ठीक है, द लॉन्च कोइंसाइडेड विद इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड. तो जब ये लॉन्च हुआ 11 अक्टूबर को, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है. ठीक है, तो मोदी साहब ने उसमें कहा भी कि जो हमारा मैन ओवर मार्स मिशन था, ठीक है, मॉम मिशन, उसमें बहुत सारे जो विमेन साइंटिस्ट थी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो ठीक है, मोदी साहब जहाँ जाते हैं मार्केटिंग तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है. ठीक है, अब देखो इसके बारे में देखते हैं. इंडियन स्पेस एसोसिएशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैंडेट है, क्या काम करने वाला है. ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे रिसर्च का पार्ट है. इसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और प्राइवेट कंपनीज में भारती एयरटेल, L&T, टाटा ग्रुप की नेल्को, भारती बैक्ड कंपनी OneWeb, मैपमाई इंडिया, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज और अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज हैं. ये इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं. और कुछ और भी कोर मेंबर्स हैं जैसे गोडरेज है, ह्यूज इंडिया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू कैन सी द लिस्ट. ठीक है, ये तो बात हुई मेंबरशिप को लेकर के. मैंडेट क्या है, क्या काम करने वाली. अच्छा, थोड़ा स्ट्रक्चर और समझते हैं. इसके चीफ का नाम है AK भट्ट. ठीक है, इट विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल होंगे. और एक टैगलाइन भी है इसकी, भूमंडल से ब्रह्मांड तक. ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम अर्थ टू यूनिवर्स. ठीक है, तो अगेन ये स्पेसिफिक MCQs बन सकते हैं. चीफ कौन है, टैगलाइन क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं हैं. ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली क्या काम रहेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन का. ये बेसिकली पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे कॉमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के. तो इसरो ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम कर रही है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के. कॉमर्शियल मतलब बेसिकली हमने दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च की और उससे पैसे कमाए. ठीक है, तो इसके लिए ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन हमारी हेल्प करेगा. इसके अलावा इसी फील्ड में और इन्वेस्टमेंट लाकर और टेक्नोलॉजी लाकर के जॉब्स भी प्रोवाइड करेगा. मोर जॉब्स विल बी जनरेटेड. ऐसा आइडिया गवर्नमेंट ने शेयर किया है. ठीक है, इसी मौके पे जो भारतीय एयरटेल के चीफ थे सुनील भारती मित्तल, इन्होंने भी एक अपडेट शेयर किया कि OneWeb जो प्रोग्राम है उसमें जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करें 2022 में, हम इसरो के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे वो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए. यानी OneWeb विल यूज़ इसरो प्लेटफॉर्म्स टू लॉन्च सैटेलाइट्स इन 2022. इसरो के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? PSLV, GSLV, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा
OneWeb की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। ठीक है, तो ये तो रही न्यूज़। अब ये न्यूज़ पढ़ के आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। आप PSLV पे रिसर्च कर सकते हो, GSLV पे रिसर्च कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OneWeb पे रिसर्च करें कि OneWeb आपकी है क्या। इतना पता चलता है कि एक कंपनी है, जैसा मैंने कहा, बैक्ड बाय भारती एयरटेल, तो सुनील भारती मित्तल इसके चीफ हैं, इतना हमें समझ में आता है। बट क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि भारती एयरटेल को तो हम टेलीकॉम कंपनी के तौर पे जानते हैं, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे आई। तो ये कहानी शुरू होती है यूके से, जहाँ पर एक कंपनी थी जो कि बैंकरप्ट हो गई, और उस कंपनी में फिर स्टेक खरीद लिया जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है, 42% उन्होंने और 42% भारती एयरटेल ने। ठीक है, और इस कंपनी का नाम रखा OneWeb। अब OneWeb का एक मिशन है, OneWeb मिशन, जिसके तहत दे प्लान टू लॉन्च अराउंड 650 सैटेलाइट्स इन स्पेस, और उसके थ्रू ये सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पूरी दुनिया में प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। इसी तरह का इससे कहीं ज़्यादा एम्बिशियस मिशन है इलॉन मस्क का स्टारलिंक मिशन। ठीक है, तो OneWeb is a global communications company building a capability to deliver broadband satellite internet services worldwide। कंपनी के हेडक्वार्टर्स लंदन में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्लोरिडा में। ठीक है, जो कि एयरबस के साथ एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसका पहले नाम था वर्ल्ड वू सैटेलाइट्स, और इसे ग्रेग वाइलर ने फाउंड किया था, बट कंपनी बहुत जल्दी दिवालिया हो गई, और 2019 में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स एंटर हुई। फिर 2020 में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स खत्म करके गवर्नमेंट ऑफ यूके और भारती ग्लोबल ने इसमें 42% स्टेक ले लिया। 12% स्टेक तकरीबन सॉफ्ट बैंक का है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, OneWeb सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इनका मिशन है, जो 19 फरवरी 2019 में शुरू हुआ। 650 लो अर्थ सैटेलाइट्स इसमें एस्टैब्लिश होंगी, और उन सैटेलाइट से जो नेटवर्क बनेगा उससे पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह का मिशन और भी कंपनीज का है, जिनमें जो सबसे फेमस मिशन है वो इलॉन मस्क का स्टारलिंक मिशन है। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, NGT नीड नॉट वेट फॉर गोडॉट टू सेव एनवायरनमेंट। देखो, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज़ की है, बट उनके कहने का मतलब ये कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उस पर एप्लीकेशन फाइल करेगा, पिटीशन फाइल करेगा तो ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई एक्शन लेगा। इट कैन ऑन सुओ मोटो इट कैन एक्ट सुओ मोटो, मतलब इट कैन एक्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो इट कैन टेक सुओ मोटो एक्शंस एंड कैन डिफेंड एनवायरनमेंट ऑन इट्स ओन, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो NGT है वो सिर्फ एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इसका काम सिर्फ जजमेंट देना नहीं है, ये प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया। इट हैज डिक्लेयर्ड दैट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पोजीशन एज अ यूनिक फोरम एंडोड विद सुओ मोटो पावर्स टू टेक अप एनवायरमेंटल इश्यूज अक्रॉस द कंट्री। रोल ऑफ NGT इज नॉट सिंपली एडजुडिकेटरी, it has to perform equally vital roles that were preventive, ameliorative and remedial in nature। तो अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भैया चीज क्या है? ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स पे डील करता है। ठीक है, अगर एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे कोई वो वेटलैंड है, किसी भी तरह का कोई एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर है, तो उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील करता है। ये जो भी डिसीजन देता है वो पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, और उसके खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 2010 फॉर हैंडलिंग एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो NGT एक्ट 2010 के तहत बनी है। ठीक है, इससे पहले एक बॉडी होती थी नेशनल एनवायरमेंट एपेलेट अथॉरिटी, जिसे रिप्लेस करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया है। ठीक है, इसके पास मैंडेट है कि जो भी मैटर इसके सामने आता है इसे 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ्स इसे सॉर्ट आउट करना होता है। जैसा मैंने कहा, बाइंडिंग होता है इसका डिसीजन, सिर्फ इसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अच्छा, जब ये एक्ट बना तो इंडिया तीसरा कंट्री था जिसने एनवायरनमेंट के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया था। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐसा किया था। इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री एंड द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज, तो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू केम अप विद अ सेपरेट ट्रिब्यूनल फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, NGT की 5 जगह पे सिटिंग्स लगती है, भोपाल, पुणे, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ऑब्वियसली न्यू दिल्ली जो है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग्स है, बाकी 5 जगह पे NGT कोर्ट्स हैं। अच्छा, इसमें जो मेंबरशिप अगर आप देखें तो एक चेयरपर्सन होता है, फिर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और फिर एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। एक्सपर्ट मेंबर्स कौन होंगे? जो क्लाइमेट के बारे में समझते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, इस तरह के मेंबर्स इनके एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं, जुडिशियल और एक्सपर्ट मिला करके, ठीक है। और इन सब का टेन्योर 5 साल होता है, 5 साल इनका टेन्योर होता है, और 5 साल टेन्योर खत्म हो जाने के बाद इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, यानी ये दोबारा मेंबर नहीं बन सकते। एक बार मेंबर बन गए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए मेंबरशिप रहती है। इस समय जस्टिस आदर्श कुमार गोयल चेयरपर्सन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, ठीक है। चुने कैसे जाते हैं? चेयरपर्सन को चुना जाता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे चुना जाता है। और बाकी मेंबर्स के लिए एक सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन ने समझा, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैंडेट है, कैसे एस्टैब्लिश हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या पावर्स हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन जैसा मैंने कहा कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको दिख जाए तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इंडिया इन्वाइटेड टू बिकम फुल टाइम आईईए मेंबर। तो देखो हुआ क्या है कि इंडिया को एज अ फुल टाइम मेंबरशिप ऑफर की गई है आईईए की। व्हाट इज आईईए? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज, ठीक है। 30 कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, और ये 1974 में बनाया गया था। बेसिकली ये वो 30 कंट्रीज हैं जो काफ़ी हैवी इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल है, और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए लार्जली ओईसीडी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, कि जो है हर कंट्री के पास एनर्जी नीड्स जो है उसकी प्रॉपरली पूरी हो पाए। और इंडिया को इन्होंने न्योता भेजा है कि आप हमारी फुल मेंबर कंट्री बन सकते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज इन्वाइटेड इंडिया, जो कि वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर, ठीक है। नाउ इफ इंडिया बिकम्स अ मेंबर, इट हैज टू रेज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स टू 90 डेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो ये अभी अपन समझेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर तो है, 2017 में इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था, बट फुल टाइम मेंबर इंडिया अभी तक इसका नहीं बना है। फुल टाइम मेंबर बनने के लिए कुछ शर्तें होती है, जिनमें से एक शर्त यह है कि जो भी आपका इंपोर्ट है, जितना आप ऑयल इंपोर्ट करते हो, ठीक है, उस इंपोर्ट के हिसाब से कम 90 डेज तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है, 3 महीने तक की जितनी आपकी ऑयल रिक्वायरमेंट है, उतना रिजर्व आपके पास होना चाहिए। यानी आपकी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है उसकी 3 महीने तक का रिजर्व आपके पास होना चाहिए। इंडिया के पास कितना है अभी? 9.5 दिन का, ठीक है। तो अभी 9.5 है, ऑलमोस्ट अपने को 10 गुना ऑयल रिजर्व अपने पास मेंटेन करना रखना पड़ेगा अगर हमें इसका फुल मेंबर बनना है। तो अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, ये बॉडी है क्या। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ ग्रुपिंग ऑफ मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, 1974 में बनी, पेरिस फ्रांस इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ज़्यादातर मेंबर्स ओईसीडी कंट्रीज हैं। मिशन एनर्जी सिक्योरिटी है, 30 मेंबर है फिलहाल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ शर्तें हैं, अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो क्या करना होता है। जैसा मैंने बताया, पहले तो 90 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर नेट इंपोर्ट का रिजर्व्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑयल की जितनी भी है उसको कम से कम 10% आप कभी भी रिड्यूस कर सको। तो एक डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए कि जब भी आप चाहो तब आपके देश का ऑयल कंजम्पशन 10% तो आप एकदम एक साथ खत्म कर सको, ठीक है। और भी इसके कुछ नॉर्म्स हैं, नॉर्मली किस तरह के लेजिस्लेशंस होने चाहिए कि आप इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स लगा पाएँ, इस तरह के लेजिस्लेशंस होने चाहिए कि आपके देश की जो ऑयल कंपनीज है वो आपको डेटा प्रोवाइड करवा पाएँ, इस तरह के मेजर्स होने चाहिए कि आप आईईए के जो कलेक्टिव एक्शंस हैं, अगर एज अ ग्रुप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कुछ एक्शन लेना चाहे तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो सब बेसिक मेजर्स है। पहले दो जो है वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया को इसका फुल टाइम मेंबर बनने के लिए चुना गया है, एक ऑफर दिया गया है, इंडिया इज इवैल्यूएटिंग इट। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट अपडेट, देखो इंडिया और चाइना के बीच में 13th कॉर्प कमांडर टॉक्स हुई। हमने बात की थी चाइना के साइड पर मोल्डो में ये टॉक्स हुई, और कल हम इस बारे में बात कर रहे थे। इसमें उम्मीद क्या थी हमें कि हॉट स्प्रिंग्स पे डिसएंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि जो लास्ट टॉक हुई थी 12th कॉर्प कमांडर टॉक्स, उसमें हम गोगरा पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हुआ था। और इस बार उम्मीद थी कि जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ से सेनाएं हटा ली जाएँ, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगा करके मैटर को क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्दियों में, पिछली सर्दियों की तरह, उनकी आर्मी भी ईस्टर्न लद्दाख पे बैठेगी और हमारी आर्मी भी ईस्टर्न लद्दाख में बैठेगी। अनफॉर्चुनेटली फॉर सोल्जर्स दे विल हैव टू स्टे इन द टफ टेरेन ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, एंडेड इन अ स्टेलमेट, कोई खास फायदा हुआ नहीं, इसका कोई नतीजा निकला नहीं। तो वैसे फिजूल अपडेट है, जस्ट टू प्रोवाइड यू द क्लोजर, ठीक है। अच्छा,
मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान में तालिबान का इशू है अभी, और अफगानिस्तान को लेकर के G20 जो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज़ हैं, 19 इकोनॉमीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, इनकी एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। अच्छा, क्या इसमें तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने पे बात होने वाली है? देखो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ज़्यादा इस पे फोकस है ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे। अब ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ क्या है? तालिबान के गवर्नमेंट को एक्वायर करने के बाद वहाँ का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है, बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फूड क्राइसिस आने की उम्मीद है, तो इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे समय में जब वहाँ फूड शॉर्टेज है, जब वहाँ का बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो चुका है, वहाँ की इकोनॉमी काम नहीं कर रही है, तो लोगों तक जो समस्याएं आ रही है, तो यूएसए ने प्रपोज किया और बाकी कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया कि बाकी देशों को वहाँ के नागरिकों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। और ये जो समिट होने वाली है, ये जो मीटिंग होने वाली है वर्चुअल, ये उसी बारे में। इट इज़ लाइकली टू डेलिबरेट ऑन पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। तो G20 मीटिंग केम in the background when they are basically trying to assist the Taliban deal with the humanitarian crisis in Afghanistan, shortage of essential commodities, collapse of banking system। जैसा मैंने कहा कि जो वहाँ पे क्राइसिस है, एकदम से नागरिकों के ऊपर जो परेशानियाँ आ पड़ी है, उसकी हेल्प के लिए, उस पे सपोर्ट करने के लिए ये समिट होने वाली है। ये जो मीटिंग है वर्चुअली होने वाली है, ठीक है, जिसमें मोदी साहब भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं और अपडेट्स इसके बारे में बताऊंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस होता है तो। देखो लास्ट नोबेल अभी ऑलरेडी हमने बात कर ली, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इन सारे नोबेल्स अनाउंस हो चुके थे। एक इकोनॉमिक्स का नोबेल बाकी था। जैसा मैंने कहा था कि ओरिजिनल जो नोबेल की विल थी उसमें इकोनॉमिक्स का नोबेल नहीं था, इसे बैंक ऑफ स्वीडन, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने बाद में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के एरिया में दिया जाता है, अगेन अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है, इसीलिए इसे हम नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और ये 3 लोगों को मिला है। इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है वो है डॉक्टर डेविड कार्ड, ठीक है, जिनकी एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा दें, अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा दें तो उससे एम्प्लॉयमेंट यानी नंबर ऑफ पीपल हायरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो पहले हम क्या सोचते थे, अगर मिनिमम वेजेस बढ़ेंगी तो लोग कम हायर किए जाएंगे क्योंकि सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कुछ पुरानी केस स्टडीज़ के बेसिस पे रिसर्च करके बताया कि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा भी दें तो भी यस सैलरीज आपको ज़्यादा देनी पड़ेंगी, बट फिर भी नंबर ऑफ पीपल गेटिंग हायर्ड विल नॉट गेट रिड्यूस्ड। दूसरी चीज़ जिन्होंने ये कही कि अगर इमिग्रेंट्स आते हैं, यानी बाहर के देशों से लोग आपके देश में काम करने आते हैं, तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपके यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी सैलरी कम हो जाएगी, ठीक है। अगेन हम पहले ये मान के चलते थे कि इमिग्रेंट्स आएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे, ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे तो एवरेज सैलरी लोगों की कम हो जाएगी। मगर उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, उन्होंने इसको प्रूव किया उनके मॉडल्स से। तो इस साल का जो नोबेल पीस इकोनॉमिक्स प्राइज है वो डॉक्टर डेविड कार्ड को मिला है आधा, और आधा बाकी 2 और लोगों को मिला है, जोशुआ एंग्रिस्ट और गीडो इम्बेंस। इनको ये बेसिकली अगेन इनके कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स की वजह से मिला है, जिससे डॉक्टर डेविड कार्ड की थ्योरी को प्रूव किया जा सकता है। तो ये इस साल के नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स विनर्स हैं। अब देखो आज का लास्ट अपडेट देखते हैं अडानी ग्रुप का। देखो अगर आपको याद हो कि मुंद्रा पोर्ट गुजरात में ऑपरेटेड बाय अडानी ग्रुप, अभी एक बहुत बड़ा हेरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, ठीक है, जिसको लेकर के अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्रोब चल रही है, ठीक है। इट वाज अ वेरी बिग कंसाइनमेंट, तकरीबन 21,000 करोड़ का कंसाइनमेंट था जो कि अफगानिस्तान से आया था, ठीक है। अफगानिस्तान से ईरान आया, ईरान से मुंद्रा पोर्ट में पकड़ा गया। अब अडानी वर रियली उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई पावर नहीं है ना कि हम कंटेनर खोल के एग्जामाइन कर लें, ठीक है। वी जस्ट एक्ट एज पोर्ट ऑपरेटर्स, हम सिर्फ पोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी तो कोई पावर दी नहीं आपने कि हम उसे स्कैन कर सकें, ठीक है। बट फिर भी सवाल तो उठ रहा है कि वो अल्टीमेटली कंसाइनमेंट जाना था विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के पास में चेन्नई पोर्ट पे उतर सकता था, उसे गुजरात पोर्ट पे क्यों उतारा गया, ठीक है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो अडानीज़ ने आगे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक डिसीजन ये लिया है कि अगली बार से अडानी के किसी भी पोर्ट पे ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आने वाला कोई कंसाइनमेंट एंटरटेन नहीं किया जाएगा, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इवन जो पोर्ट्स हमने किसी तीसरी पार्टी को दिए हुए हैं, हम उन पोर्ट्स पे भी गाइडलाइन ले रहे हैं कि उन पोर्ट पे कोई भी ऐसा कंसाइनमेंट उतरेगा ही नहीं जो या तो ईरान से आया हो, या अफगानिस्तान से आया हो, या पाकिस्तान से आया हो। तो अडानी ग्रुप सेड इट विल नॉट हैंडल
कंटेनराइज्ड कार्गो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान फ्रॉम नवंबर 15। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट में ये एक नई स्टोरी है। ऑलरेडी आपने इस स्टोरी के बारे में लिखा होगा, कब जब ड्रग्स पकड़े गए, फिर एनआईए को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चुनी गई, डीआरआई ने इनिशियली रेड की, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ज्वाइन किया। तो नाउ अ लॉट ऑफ स्टोरीज, ये कुछ होते हैं ना ऑनगोइंग स्टोरीज, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उन कुछ स्टोरीज में से एक है, उसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो चाहे तो आप, है ना। चलिए, यहाँ तो हुई आज की स्टोरीज के बारे में, हमने बात की आज की न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे Q&A राउंड के बारे में। तो कल मैंने OECD कंट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हमने डिस्कस किया था, और हमने पूछा था कि OECD के हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में हैं। OECD में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, आप लोगों ने जवाब दिया 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं। OECD कब एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, OECD एज अ ग्रुप 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था, उससे पहले OEEC था, ठीक है। फिर OECD के चीफ आप लोगों ने बताया मैथियास कॉर्मैन, ठीक है। तो गुड, काफ़ी लोग हैं जो रेगुलर हैं, काफ़ी लोग हैं जो रेगुलर आंसर्स कर रहे हैं। देखो, आप आंसर करो या मतलब ठीक है, बट वो एक अच्छा वे है, अगर आप उनको देखें कमेंट सेक्शन को, तो उसमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर इशू के बारे में दी होती है, लोग अच्छा रिसर्च करते हैं, ठीक है। इट्स अ गुड वे कि आप कुछ नए फैक्ट्स जान लें, कुछ नया सीख लें ऑन अ डेली बेसिस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन की, उसके बाद हमने बात की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में हैं, जिसमें हमने बात की कि वन वेब का प्रोजेक्ट है, उसी तरह से मैंने आपसे इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिसर्च करें, स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, उसमें कितनी सैटेलाइट्स भेजने का प्लान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताएं और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डालें। मैं फिर उसके बारे में और कल बात करूंगा विद सम न्यू स्टोरीज। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।